गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे कश्मीर का इतिहास या कश्मीर के प्रमुख राजवंश। कोई बता सकता है कि कश्मीर का नाम किस आधार पर रखा गया? कश्मीर का नाम किस आधार पर रखा गया है? नहीं, हाँ जी, वॉइस नहीं आ रही है। किसी को नहीं आ रही? हाँ ठीक है, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को या जो भी हो देख लो। एक को आ रही मतलब यहाँ से सब कुछ सही है, ठीक है। तो कश्मीर का नाम है ऋषि कश्यप के नाम पर। कश्मीर का जो नाम पड़ा है वो ऋषि कश्यप के नाम पर, याद रखना। कश्मीर का जो नाम पड़ा है ऋषि कश्यप के नाम पर। और कश्मीर के पहले राजा भी यही थे, महर्षि कश्यप। कश्मीर के पहले राजा, कश्मीर के पहले राजा कौन थे? महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप। पहले ये कहानी को समझते हैं और फिर सम्राट अशोक, कनिष्क, इनसे संबंधित बात करेंगे। कश्मीर का समाज प्रारंभिक रूप से कौन था? जैसे कश्मीरी पंडित बोलते हैं, फिर मुस्लिम वर्ग वहां पर। लेकिन हम प्रारंभिक समाज की बात कर रहे हैं जब अरब लोग यहाँ पर आए भी नहीं थे, तब की बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक स्रोत की बात कर रहे हैं। तो उस समय यहाँ का समाज भी था वो कश्यप। किस वर्ग के लोग थे, किस समाज के लोग थे? यहाँ पर कश्यप वर्ग के लोग रहते थे। तो उसी वर्ग का वहां पर शासक भी था, उसी से उत्पत्ति हुई है उनकी। और कश्मीर की प्रारंभिक राजधानी, कश्मीर की प्रारंभिक राजधानी, कश्मीर की प्रारंभिक राजधानी कोई बता सकता है क्या है? नहीं, वो थी अवंतीपुरा। अवंतीपुरा एक शासक होंगे वहां पर, बाद में आज पढ़ेंगे अपन इसे, अवंती वर्मन। और उन्होंने एक नगर बसाया अवंतीपुरा और उसका नाम अपने नाम के ऊपर रख दिया, अवंतीपुर। ठीक है, ये उस वर्ग की बात कर ली है, कौन सा समाज रहता है क्या। अब एक कहानी है यहाँ पर, जैसे शिव जी की बात करते हैं, शिव जी की बात करते हैं, तो यहाँ अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैतुल के संदर्भ में। बैतुल के संदर्भ में ऐसा बोला, क्या बोलते हैं शिव जी को? महादेव बोलते हैं। क्या बात है, बड़े समझदार हैं आप। और आप भी बता दो। बस उतना ही बोलते हैं। भोलेनाथ भी बोलते हैं। भोलेनाथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भोलेनाथ? भोले थे, कुछ भी दे दो ले लेते, कुछ भी। पब्लिक उन्हें परेशान करती थी, उनके बाद चल जाती थी। तो इसलिए वो रहते कहाँ थे? कैलाश पर्वत। और बैतुल में कहाँ पर है कैलाश पर्वत? हम बैतुल के संदर्भ में बात करते हैं ना, जैसे भोपाली मेला लगता है, पहाड़ी पर है। फिर मठारदेव बाबा, भोलेनाथ की पूजा होती है पहाड़ी पर। तो जहां पर भी भोलेनाथ का स्थान है वो दुर्गम स्थान पर, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर है, क्योंकि भोलेनाथ थे वो। लोग बहुत परेशान करते थे, जाते थे उनके पास में।
तो वो क्या करते थे, थोड़ा सा भीड़ भड़के से दूर बहुत ऊंचे स्थानों पर रहते थे। कभी भी देखेंगे तो जो ऊंची पहाड़ियां हैं वो उनका निवास स्थान माना जाता है। क्लियर है ये बात, एकदम समझ में आ गई। अब जैसे उनका जो प्रमुख आभूषण भोलेनाथ जी का क्या है? हाँ, नागराज है ना, नागराज है उनका प्रमुख आभूषण। इनकी भी यही कहानी है। क्या कहानी है इनकी? पीछे जंगल में रहते हैं। जंगल में रहते हैं? नहीं तो यार, वो तो घरों में भी रहते हैं। जंगल में इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां उनके दुश्मन कम रहते हैं। वहां उनके दुश्मन कम रहते हैं। यहाँ गांव में तो पब्लिक रहती है तो वो उनको छोड़ती नहीं है, ये सोचती भी नहीं है कि ये दुश्मन है या दोस्त है। दोस्त भी हो सकता है, जैसे धामन सर्प जिसे बोलते हैं, ये क्या करता है? ये मनुष्य का दोस्त है, मनुष्य का दोस्त है। कैसे? हाँ बोला तो बताना पड़ेगा। हाँ? और मनुष्य का दुश्मन क्या है? चूहा। मनुष्य का दुश्मन कौन है? चूहा। अब कैसे भेजे आप बताओ? मनुष्य का दुश्मन चूहा है और सर्प उसका मित्र है। सर्प क्या है? उसका मित्र है। जो चूहा होता है साल भर में 2 बार प्रजनन करता है। 2 बार या और ज्यादा बार करता होगा पता नहीं। एक बार में लगभग 200-250 ऐसे बच्चे देता है। तो सोचो कि एक चूहे के 1 साल के अंदर कितने हो जाएंगे और 2-3 साल में कितने चूहे हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे लिए? कुछ खाद्यान्न, कुछ खाने पीने की चीजें बचेंगी? कुछ भी नहीं बचेगा। वो तो फसल, खड़ी फसल खा सकता है। हम लोग क्या करते हैं? चूहे को कब मारते हैं? जब चूहा बाहर रहता है या हमारे कपड़े वपड़े काट दे, जब काम की चीज, तब गुस्सा आता है बहुत, है ना। वैसे तो आसपास खेलता रहे हमें कोई दिक्कत नहीं होती, अनाज खाता रहे हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जो सर्प होता है उसका प्रिय भोजन होता है चूहा, और वो बाहर नहीं पकड़ता है, वो उसके बिल में जाकर समूल नष्ट उसे कर देता। तो एक तरीके से मित्र हुआ, मित्र हुआ। और ऐसा दंत कथा में ये बोला जाता है, ये खैर उसका हमारी पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है लेकिन बता देता हूँ। ऐसा बोला जाता है कि सर्प में पहले जहर नहीं होता था, जहर नहीं होता था तो, और घूमते रहता था बेचारा। विजया जैसे उसको पकड़ लेती थी और पूंछ पकड़ के साइकिल पे बांध देती थी और चली गई। वो बड़ा परेशान हुआ, बड़ा परेशान भगवान जी के पास गया। एक तो ये इनके जैसा आदमी था, गरीब आदमी, बेल्ट नहीं था उसके पास में, तो उसी को बांध लेता था अपने पैंट में। अब क्या करेगा बेचारा गरीब आदमी। तो वो सर्प बड़ा नाराज हुआ, भगवान के पास गया, हे भगवान मुझे आपने बना तो दिया बोले और छोड़ दिया, सब लोग परेशान करते, बोले इससे अच्छा तो मेरे को जीवन ही नहीं देते, खत्म कर देते। तो भगवान बोलते चलो एक काम कर, मैं तुझे ऐसी शक्ति देता हूं पर जिसका उपयोग एकदम विपरीत परिस्थितियों में ही करना, जब तुम्हारी जान जोखिम में हो, जब तुम्हारी जान जोखिम में हो। तो फिर उसमें से 100 में से 1% को उसने जहर दिया और बाकी को सबको काटने के लिए दान दे दिया। फिर एक काटेगा उससे डेथ हो जाएगी और बाकी सब उसके डर से ही भाग जाएंगे, दूर रहेंगे। ऐसा करके उसको जहरीला बना दिया। नहीं तो पहले जहर नहीं था बेचारे सांप के अंदर, और आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। तो हमारे से उसको खतरा है, उससे हमें खतरा नहीं है। खतरा हमें अपने आप से है क्योंकि हम सावधान नहीं रहते, सतर्क नहीं रहते, अंधेरे में चल रहे ये वो, तो उसके ऊपर पैर रखा जाए, कुछ हो जाए, तब जाके ही वो दंश कर सकता है। वैसे कभी वो दूर से कोई दुश्मनी तो है नहीं, किसी ने किसी से सुपारी तो ली नहीं उसने हमारी वाली कि हमें आके
वो मारेगा करके, ऐसा कुछ है नहीं। वो तो हमारी गलती की वजह से ऐसी घटनाएं घटती है। तो बात कर रहे हम किसकी? कश्मीर की। कश्मीर की तो एक कथा है इसके विषय में कि कश्मीर राजवंश कैसा था, क्या था। तो माना जाता है कि यहाँ पर शिव की पत्नी, शिव जी की पत्नी सती रहती। कहाँ पर? कश्मीर। शिव की पत्नी सती रहा करती थी और ये जो वादियां थी पूरी पानी से भरी हुई थी। कश्मीर की जो घाटी है, वादी मतलब घाटी, पूरी पानी से भरी हुई थी। और यहाँ एक राक्षस भी रहता था और उसका नाम था नाग। अब वहां पर राकस्तान झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, जितनी भी झीलें हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? नाग। नाग झील से जाना जाता है। और जब भी ऐसे नाग नाम से कोई झील हो तो समझ जाओ कहां पर है ये? कश्मीर में है। ठीक, तो मतलब ऐतिहासिक वर्णन भी है इसमें कि यहाँ जो है वो शिव की पत्नी सती और पूरे पानी से भरी हुई वादी, और एक राक्षस रहता था और उस राक्षस का नाम क्या था? नाग। उस राक्षस का नाम नाग था और उस नाग के कारण ये लोग बड़े पीड़ित थे, प्रताड़ित थे। तो उनका अंत करना बहुत जरूरी था। तो वैदिक ऋषि, जिसका नाम हमने क्या बताया? कश्यप। वैदिक ऋषि कश्यप और देवी सती ने मिलकर उस नाग को हरा दिया। नाग को हरा दिया और इसके लिए उनको करना क्या पड़ा? पानी को खाली करना पड़ा। तो उन्होंने जो पानी है वो वितस्ता नदी के माध्यम से खाली किया। तो एक नई नदी का उद्गम हुआ वहां पर, वितस्ता नदी या झेलम। ये कहानी वहां पर प्रचलित है। ये कहानी कि भाई जम्मू कश्मीर का उदय कैसे हुआ। तो यहाँ शिव की पत्नी सती रहती थी, पानी से भरी हुई वादी थी और वहां पर एक राक्षस रहता था जिसका नाम नाग था। तो ऋषि कश्यप की मदद से उन्होंने उस नाग को पराजित किया, पूरे पानी को खाली कर दिया और वहां से एक नदी का उद्गम हुआ, वो वितस्ता या झेलम नदी। वैसे कश्मीर का एक अन्य जो उल्लेख है वो कश्यपपुर भी मिलता है। कश्मीर का जैसे उसका रूप बदलते गया तो क्या नाम बताया मैंने? कश्यपपुर। कश्यपपुर मतलब कछुओं की झील। कश्यपपुर का मतलब क्या होता है? कछुओं की झील। कछुओं की झील। हम बाद में देखते हैं कि यहां पर जो है सम्राट अशोक की बात करें, ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी में सम्राट अशोक भी यहां पर गए और कौन सा नगर बसाया उन्होंने? श्रीनगर नगर बसाया था। श्रीनगर नगर किसने बसाया? सम्राट अशोक। इसके बाद हम कनिष्क की बात करें तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, पेशावर। पुरुषपुर, पेशावर कनिष्क की राजधानी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो क्या थी इसकी? पुरुषपुर, पेशावर थी और इसने भी श्रीनगर पर अपना अधिकार जमाया था। इसके बाद हर्ष की बात करें, हर्षवर्धन, तो इसका भी कश्मीर तक साम्राज्य विस्तृत था। शिलादित्य कहा गया है इन्हें। तो जो भी शिव भक्त थे वो अक्सर अपने साम्राज्य का विस्तार कहां तक? कश्मीर तक करते थे शिव भक्त, क्योंकि ऐसा पुराणों में लिखा है कि ये किसकी पत्नी? शिव की पत्नी देवी सती वहां पर रहती थी। फिर हम इसके राजवंशों की बात करें तो देखो इन्होंने राज तो किया वहां पर, लेकिन ऐसा कोई स्वतंत्र राज्य वहां पर स्थापित नहीं किया था। चाहे हम अशोक की बात करें या कनिष्क की बात करें या हर्षवर्धन की बात करें, इन्होंने अपना स्वतंत्र साम्राज्य वहां पर स्थापित नहीं किया। तो 2-3 राजवंशों के नाम मिलते हैं हमें पूर्व मध्यकाल में जिन्होंने वहां पर शासन किया था। 2-3 नाम। तो एक है कार्केट वंश, दूसरा है उत्पल वंश और तीसरा है लोहार वंश। और एक के बाद एक समानांतर ये शासक नहीं थे। पहले एक वंश, उसके पतन के बाद दूसरे वंश ने कब्जा किया और उसके पतन के बाद तीसरे वंश ने वहां पर कब्जा किया। हम पूर्व मध्यकाल की बात कर रहे थे।
फिर जैसे ही हम मध्यकाल में पहुंचेंगे तो फिर हमें जैनुल आब्दीन जैसे शासकों के नाम पढ़ना पड़ेगा। क्या बोलते हैं जैनुल आब्दीन को? कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक, एक आज जो हम पढ़ेंगे वो हर्ष के बारे में पढ़ेंगे, कश्मीर का नीरो। अब कश्मीर का नीरो और कश्मीर का अकबर, ये नीरो और अकबर में क्या है? अब ये भी क्वेश्चन, नीरो और अकबर, एक को कश्मीर का हर्ष कहते, कश्मीर का नीरो कहते हैं, एक को कश्मीर का अकबर कहते हैं, ये भी हमें पढ़ना है। तो कश्मीर का अकबर मतलब अकबर काय के लिए प्रसिद्ध है? अपनी धर्मनिरपेक्ष नीति और समाज कल्याण कार्यों के लिए, समाज कल्याण कार्यों के लिए उसने सुलह कुल की नीति अपनाई थी, सभी धर्मों को समान रूप से प्राथमिकता देता था। उसी प्रकार नीरो एक ऐसा शासक, क्रूर, निर्दयी, तो हर्ष को नीरो कहा गया, मतलब ये अच्छा शासक नहीं था। कश्मीर का जो शासक हर्ष है वो अच्छा शासक नहीं, हर्षवर्धन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कश्मीर के शासक हर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कारकेट वंश। कारकेट वंश कश्मीर के राजवंशों में कारकेट वंश, और इसका शासनकाल रहा है लगभग 625 से ईस्वी से 855 ईस्वी तक, 855 ईस्वी तक पूरे कारकेट वंश की बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दुर्लभ वर्धन, पहला शासक दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन कारकेट वंश का ये प्रथम शासक। अब दुर्लभ वर्धन इस समय उत्तर भारत में कौन शासन कर रहा था? कन्नौज पर हर्षवर्धन। तो सीधी सी बात है, इसकी हर्ष से मित्रता थी, हर्ष से मित्रता थी, जिसे गौतम बुद्ध या बुद्ध का दांत जो है वो हर्ष के पास में था, ऐसा बोला जाता है। अब क्वेश्चन बनता है उसने किससे प्राप्त किया था? तो किससे प्राप्त किया था? दुर्लभ वर्धन से। ठीक, तो बुद्ध के दंत अवशेष इसके पास थे, दंत अवशेष। वैनसॉन्ग ने कश्मीर यात्रा की। इनके समय में वैनसॉन्ग ने कश्मीर की यात्रा की थी। इनके समय में वैनसॉन्ग ने कश्मीर की यात्रा की थी। क्लियर हो गया? दो तीन बातें पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है इनके विषय में हमें। तो दुर्लभ वर्धन किस वंश का शासक था? ये कारकेट वंश का। किससे मित्रता थी इसकी? हर्षवर्धन से। क्या मिला हर्षवर्धन को इससे? बुद्ध के दंत। प्रतापी शासक, प्रतापी शासक। इसके बाद पढ़ेंगे हम दूसरा वंश है, दूसरा शासक है दुर्लभ। दुर्लभ वर्धन के बाद दुर्लभ, और इसका शासनकाल है 632 से 682 ईस्वी। ये 625 से 632 ईस्वी और 632 से 682 ईस्वी के बीच।
प्रतापादित्य इसकी उपाधि, प्रतापादित्य इसकी उपाधि, प्रतापपुर नामक नगर की स्थापना की, प्रतापपुर नामक नगर की स्थापना की। बीच में और भी लोगों के नाम मिलते हैं लेकिन उनका कोई इतिहास नहीं है, लेकिन जो हमें याद करना है वो है लालिता दित्य मुक्तापीठ। ये शासक का नाम हमें याद करना पड़ेगा, ललितादित्य मुक्तापीठ। और इसका शासन काल है 724 ईस्वी से 760 ईस्वी तक। 724 ईस्वी से 760 ईस्वी तक। कारकेट वंश की बात कर रहे हैं। कारकेट वंश में दुर्लभवर्धन, दुर्लभक और ललितादित्य मुक्तापीठ। कश्मीर में एक सूर्य मंदिर है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लिखेंगे इसे। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व साम्राज्यवादी शासक चीनी शासक के दरबार में दूत मंडल भेजा इसने। ये क्वेश्चन भी बना है। चीनी शासक के दरबार में दूत मंडल भेजा। चीनी शासक के दरबार में दूत मंडल भेजा, पहली। दूसरी, कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किया। कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किया। परिहासपुर नामक नगर बसाया। देखो, प्रतापपुरा नगर दुर्लभक के द्वारा और परिहासपुर नगर ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा। कश्मीर में परिहास नगर बसाया। परिहासपुर नामक नगर बसाया। इसके बाद में एक और शासक के बारे में पढ़ेंगे, जयादित्य या जयापीड विनयादित्य। चौथा, जयापीड विनयादित्य। यह अंतिम शासक है इसका, और इसका शासनकाल है 770 से 810 ईस्वी। 770 से 810 ईस्वी। अब जयापीड विनयादित्य, अब इसका इतिहास हम देखें 770 से 810 ईस्वी। हर्षवर्धन तो नहीं है यहाँ पर, और इस समय कन्नौज का स्थान खाली है। तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए क्या चल रहा है? वहां पर युद्ध चल रहा है। कन्नौज को अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। तो देखा अपन ने वज्रा युद्ध व अन्य लोगों को वहां का शासक नियुक्त कर रहे थे। कौन? कभी राष्ट्रकूट जीत जाते थे तो कभी गुज्जर प्रतिहार, और वो स्वयं शासन नहीं करते थे, किसी को अपना प्रतिनिधि वहां पर नियुक्त कर देते थे। तो लिखेंगे, कन्नौज के राजा वज्रा युद्ध को पराजित किया। उसकी सभा में क्षीर भट्ट, उद्भट
वह दामोदर गुप्त जैसे विद्वान रहते थे कश्मीर में कारकेट वंश द्वारा लगभग 855 ईस्वी तक शासन किया और इसके बाद इस वंश का पतन हो गया। तो कारकेट वंश हम देखेंगे। कारकेट वंश 625 से 855 ईस्वी। स्थापना किसने की थी? दुर्लभ वर्धन ने। किसके सहयोग से? हर्ष के सहयोग से, क्योंकि हर्ष से उसकी मित्रता थी। और वेंसोंग ने भी कश्मीर की यात्रा की थी। बुद्ध के दंत से इनका संबंध था। ठीक। फिर इसके बाद में उसका पुत्र उसका वंशज दुर्लभक बना, जिसने 632 से 682 ईस्वी तक लंबा शासनकाल रहा, लेकिन कोई विशेष इतिहास इनका नहीं मिलता। प्रतापादित्य इनकी उपाधि थी और प्रतापपुरा नामक नगर इनके द्वारा बसाया गया। फिर ललितादित्य मुक्तापिंड, ये महत्वपूर्ण शासक और चीनी शासक के दरबार में इसने दूतमंडल भेजा था। कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किया। परिहासपुर नामक नगर इनके द्वारा बसाया गया। इसके बाद में जयापीठ विनयादित्य, तो इसने कन्नौज के शासक चक्रायुध को पराजित किया था। और इसका काल जो है साहित्य के लिए समृद्ध है। यहाँ पर क्षीरभट्ट, उद्भट, दामोदर गुप्त जैसे विद्वान इनके दरबार में रहते थे, लेकिन इसके समय में ही इस साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। 855 ईस्वी में ये साम्राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और इसके बाद हम बात करेंगे उत्पल वंश और लोहार वंश। उत्पल वंश के किसी एक शासक का नाम याद आ रहा है क्या? किसी को याद आ रहा हो तो बता सकते हैं। उत्पल वंश, उत्कल नहीं, उत्पल। कल उत्कल पढ़ा था अपन ने। उत्कल एक जाति थी, ब्राह्मण जाति, और ये कहाँ थी? उड़ीसा। हम उत्पल वंश की बात कर रहे हैं और उत्पल वंश के एक शासक का नाम बताया मैंने, रानी दित्ता। बड़ा कठिन क्वेश्चन। किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश की। लेकिन इसका विवाह किससे हुआ था? उत्पल वंश के शासक से। अभी पढ़ेंगे इसे। चुड़ैल रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चुड़ैल रानी। किसको कहते हैं? चुड़ैल। नहीं पता? जिसके पैर पीछे होते हैं, उल्टे होते हैं, है? ऐसा बोला जाता है। तो हमने तो नहीं देखा। ऐसा बोला जाता है कि वो विकलांग थी, जन्म से विकलांग थी, मतलब पैरों में कुछ ना कुछ फॉल्ट था उनके पैर में, है? और फिर उनका इतिहास ऐसा रहा कि वो बड़ी साम्राज्यवादी थी। अपने पौत्र वगैरह, ऐसा इतिहास में उल्लेख मिलता है, पौत्र वगैरह थे उनको भी कि भाई मेरा राज्य कोई छीने नहीं, उन सबको खत्म कर दिया था उसने। लगभग 50 वर्षों तक उसने शासन किया। तो कहीं बड़ी तारीफ भी होती है, कहीं उनके आलोचना भी देखने को मिलती है। तो रानी दित्ता। हम उत्पल वंश की बात करेंगे और इस वंश की स्थापना की थी अवंती वर्मन। स्थापना अवंती वर्मन। इसके बारे में अपन ने पढ़ा है कि इसी ने कश्मीर की जो राजधानी थी वो इसने बनाई थी, अवंतीपुर। तो अवंती वर्मन, और इसका शासनकाल है 855 से 883 ईस्वी। 855 से 883 ईस्वी तक इनका शासनकाल।
ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बड़े काम की बातें हम पढ़ेंगे। अवंती वर्मन लोकोपकारी शासक, जैसे सम्राट अशोक अकबर जनता के कल्याण के लिए कार्य किए, वैसे इसने कार्य किए। कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण, ये क्वेश्चन बनता है। कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण, कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण किया गया इनके द्वारा। अवंतीपुर, अवंतीपुरा या अवंतीपोर नामक नगर इसके द्वारा बसाया गया, नामक नगर इसके द्वारा बसाया गया। सुइयापुर, सुइयापुर, सुइयापुर जिसे सोपारा भी कहते हैं, नगर बसाया। एक अभियंता था इसके दरबार में, अभियंता, अभियंता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता, इनको तो पता होगा धनेश्वरी मैडम, हिंदी में भी नहीं पता। वही जो मैथ से लेते हैं और बनना चाहते हैं इंजीनियर, इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभियंता, है ना। हिंदी के पेपर में आता है ये 5 शब्द पारिभाषिक शब्द, उसका हिंदी का इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी में करने के लिए आता है, ऐसे शब्द बन जाते हैं। तो अभियंता यानी इंजीनियर, इंग्लिश में इंजीनियर, ठीक। तो एक इंजीनियर था, जो इंजीनियर होगा वही तो बताएगा कि यहाँ पानी इकट्ठा होता है तो नहर निकाल दी जाए, तो एक तो यहाँ पे जल भराव भी नहीं होगा, बाढ़ भी नहीं आएगी, और ऊपर से नीचे जो जहाँ पानी नहीं पहुँचता वहाँ पानी पहुँच जाएगा, तो वहाँ सिंचाई भी होते रहेगी। तो ये उसने बताया। तो एक अभियंता रहता था और उसका नाम था सुय, उसका नाम क्या था, सुय हो सकता है या सयु हो सकता है, तो इस तरीके से उसका नाम मिलता है। उसी के नाम पर ये एक नगर बसाया था सुयपुर, उसी के नाम पर एक नगर बसाया था सुयपुर। तो अवंती वर्मन का एक अभियंता सुई, और इसका एक मंत्री था सुर, इसका योग्य मंत्री था सुर। क्लियर हो गया, अवंती वर्मन। इसके दरबार में 2 विद्वान रहते थे, एक रत्नाकर, विद्वान थे इसके दरबार में, एक का नाम क्या, रत्नाकर, और दूसरा था रत्नाकर के बाद में आनंद वर्धन, आनंद वर्धन। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, रत्नाकर वाला इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि विद्वान थे तो एक एक रचना भी हमें पढ़ना पड़ेगा। रत्नाकर की रचना थी हरि विजय, हरि विजय, रत्नाकर की रचना कौन सी थी, हरि विजय। और आनंद वर्धन की थी धन्यावलोक, धन्यावलोक, आनंद वर्धन की जो रचना थी धन्यावलोक। क्लियर एकदम। तो इनके दरबार में 2 विद्वान थे, रत्नाकर और आनंद वर्धन। रत्नाकर की रचना है हरि विजय और आनंद वर्धन की रचना है धन्यावलोक। लेकिन जैसे ही अवंती वर्मन की डेथ होती है, डेथ करता है ये, वहां एक तरीके का गृह युद्ध छिड़ जाता है। काय के लिए छिड़ता होगा गृह युद्ध, क्या के लिए, साम्राज्य, साम्राज्य के लिए। उसे क्या बोलते हैं, साम्राज्य के लिए। हाँ नेहा जी आप बताएं, पता है आप बताना नहीं चाहते, उत्तराधिकार के लिए। इसके बाद में राजा कौन बनेगा, इसके लिए संघर्ष होता है, इसके लिए संघर्ष होता है। और इस संघर्ष में जो है वो एक व्यक्ति है शंकर वर्मन, वो विजयी होता है। तो दूसरा शासनकाल हम देखेंगे शंकर वर्मन, शंकर
वर्मन। पहला शासक अवंती वर्मन, उत्पल वंश की स्थापना, और दूसरा शंकर वर्मन 885 से 902। 885 से 902 ईस्वी तक, 902 ईस्वी तक। धन की कमी, जनता पर अत्यधिक कर लगाए, युद्धों के कारण खजाना खाली, उसे भरने के लिए मंदिरों को लूटा गया, जनता के बीच अत्यधिक अलोकप्रिय, जनता के बीच अत्यधिक अलोकप्रिय। और एक व्यक्ति था इसके समय में, दो व्यक्ति पढ़ेंगे, एक तो पत्नी का नाम पढ़ेंगे और एक मंत्री। ये दो लोगों का बहुत अधिक प्रभाव था। इनके पत्नी का नाम था सुगंधा। इनके भी प्रभाव में बहुत अधिक था ये। और इनका मंत्री था एक, और मंत्री का नाम है यशस्कर। ये भी इसी वंश का था, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे वंश का था। ये भी उत्पल वंश का ही एक व्यक्ति था। ये मंत्री था, मंत्री के ऊपर इनका बहुत अधिक नहीं, मंत्री के ऊपर नहीं था, मंत्री का इनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव था। जैसा जैसा वो बोलता था, ये क्या हो गया, एक तरीके का कठपुतली शासक हो गया। अब क्या करेगा, कठपुतली शासक है तो जरूरत ही क्या है ऐसे राजा की। वो खुद ही मंत्री जो है वो खुद ही शासक बने। ठीक, तो ये दो तीन चीजें। शंकर वर्मन बहुत अधिक अलोकप्रिय शासक, जनता मतलब खजाना खाली था और उसे भरने के लिए इन्होंने बहुत अधिक टैक्स लगाया, उससे भी पूरा नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने मंदिरों को तक के लूटा, जनता उनसे नाराज हो गई। इनकी पत्नी सुगंधा और मंत्री का नाम यशस्कर का इसके साम्राज्य पर बहुत अधिक प्रभाव था। उसके हाथ की कठपुतली था, और फिर वो जो है स्वयं ही शासक बन गया। लेकिन फिर वही संघर्ष, इसको हटाओ उसको हटाओ, ये वो सब चलते रहा। और भी लोग थे, वो भी बनना चाहते थे, और समय बीतते चला गया। और अंतिम समय में हम बात करते हैं क्षेमेंद्र गुप्त। अब ये क्षेमेंद्र गुप्त, और ये शासक बनेगा 950 ईस्वी में। अब देखो, मंत्री यशस्कर है, ब्राह्मण मंत्री था, तो अब इनका वर्मन नाम से अब क्या नाम आ गया, क्षेमेंद्र गुप्त। क्योंकि इनके रक्त संबंधित थे क्या ये? नहीं, अब ये दूसरे इसमें, लेकिन थे उसी वंश से संबंधित, उत्पल वंश से संबंधित। ठीक, क्षेमेंद्र गुप्त। अब यहाँ पे जैसे यशस्कर बना था, यशस्कर के बाद में पूर्व गुप्त बना, लेकिन उनका कोई लंबा शासनकाल नहीं है। महत्वपूर्ण शासक कौन यहाँ पर? क्षेमेंद्र गुप्त। और 950 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। लेकिन इसके समय की महत्वपूर्ण घटना, अब यहीं से कहानी तो अब शुरू होती है हमारी। क्या हुआ था इनके साथ में? इनका विवाह हुआ, सबका होता है, इनका भी हुआ। लेकिन किससे हुआ? लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा से। कहानी ये बोलती है कि दिद्दा जो थी वो विकलांग थी जन्म से ही। अब राज परिवार की लड़की, तो उन्होंने सोचा यार ऐसी लड़की को रख के क्या करना,
जितने भी कुप्रथाएं कुपरंपराएं होती है ऐसे ही घरों से शुरू होती है। जिसके यहाँ खाने के लिए अनाज नहीं है उनके यहाँ ऐसी गलत परंपराओं को पालने की फुर्सत भी नहीं है। वहाँ लड़का हो या लड़की हो बोलेंगे चल 2 साल की हुई काम कर, सीधा उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सारी कुप्रथाएं जन्म लेती है ऐसे ही घरों में। तो ऐसा बोला जाता है कि उसको घर से बाहर कर दिया, विकलांग। तो एक गरीब दंपत्ति ने उसे पाल पोस के बड़ा किया, ऐसा उसके बारे में बोला जाता है। अब यहां पर एक और कहानी, तो एक हिंदू शाही शासक है, हिंदू शाही शासक, इसको मतलब ये दूसरी कहानी है, हिंदू शाही शासक। ये हिंदू शाही शासक किसे कहते हैं और क्यों कहते होंगे हम पढ़ेंगे, 1-2 दिन के बाद में पढ़ेंगे। जैसे अरबों के आक्रमण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हिंदू शाही शासक। तो हिंदू शाही शासक मतलब ये सिंध प्रांत तरफ की बात है। सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया सिंध पर, अधिकार भी किया सिंध पर, बलूचिस्तान सिंध आसपास के पूरे एरिया पर इन्होंने अधिकार, अरबों का, तुर्कों का। लेकिन बीच में एक शासक था, वहां पे हिंदू वंश शासन करते थे, आसपास मुस्लिम, तो इसलिए इसे क्या बोला, हिंदू शाही वंश। क्योंकि वहां पर हमेशा 200-300 साल तक वो, जैसे अभी दिल्ली में सरकार है, पूरे भारत में सरकार, केंद्र सरकार अलग पार्टी की, लेकिन दिल्ली में एक छोटा सा प्रांत है जहां पर सरकार किसी दूसरी पार्टी की है। तो वैसे ही आसपास जो है वो दूसरी सरकार है, और बीच में एक छोटा सा एरिया जहां पर ये वंश शासन करता था, इसलिए इसको क्या बोला गया, हिंदू शाही वंश। तो हिंदू शाही वंश, भीमदेव एक शासक था और इसकी एक पुत्री थी, और इसका विवाह हुआ था लोहार वंश के सिंहराज से। हिंदू शाही शासक, क्या नाम बताया मैंने, भीमदेव, और इसकी पुत्री का विवाह हुआ लोहार वंश के शासक सिंहराज से। किससे, सिंहराज से। तो चूंकि ये तो उतना बड़ा साम्राज्य नहीं था लोहार वंश, लेकिन ये हिंदू शाही वंश तो था, ये इधर शासन कर रहे थे, ठीक। तो इनके कारण इनकी थोड़ी सी प्रतिष्ठा बढ़ गई, और इनको लगा कि नहीं, हमारा भी संबंध कैसे है, राज परिवार से है। अब सिंहराज की जो पुत्री थी और उसका नाम था दित्ता, लेकिन ये विकलांग थी, तो इन लोगों ने उसका पालन पोषण उतनी ढंग से नहीं किया। लेकिन बोला जाता है कि बचपन से ही बहुत चालाक, चंट, एकदम तेज दिमाग थी, रानी लक्ष्मीबाई की तरह। कश्मीर की रानी लक्ष्मीबाई बोलते हैं, कश्मीर की पहली महारानी इसे बोला जाता है। तो अब इधर हम बात कर रहे हैं उत्पल वंश की। उत्पल वंश के शासक हैं क्षेमेंद्र गुप्त। राजाओं को एक आदत होती है शिकार करने की, अपने सैनिकों को लेके जाते हैं, सैनिक बेचारे मेहनत करते हैं, राजा पकड़ के ले आते, बोलते हैं हमने शिकार किया है, होता है ना ऐसे। तो ये इनको शिकार करने की आदत थी। ये एक दिन चले गए जंगल में शिकार करने के लिए, तो वहां इन्होंने देखा दिद्दा को देखा शिकार करते हुए ये वो। तो उसने देखा ही नहीं विकलांग है या क्या है, जो भी हो, और उसकी वीरता, उसकी चतुराई, इसके ऊपर ध्यान दिया। पता चला कि ये किसके परिवार से है, सिंहराज के परिवार की कन्या है, मतलब है तो ठीक ठाक घराने की। तो चलो शादी का प्रस्ताव भेज दिया, शादी कर दिया, शादी हो गई। और शादी होने के बाद क्या हुआ, राजा तो शिकार करने के लिए गए, और एक दिन शिकार करने के लिए गए तो वापस लौटे ही, रास्ता नहीं भूले थे, खुद ही शिकार हो गए।
तो अब वहां सती प्रथा भी थी, सती प्रथा भी थी। तो रानी दिद्दा के ऊपर एक विपत्ति कि अब सती होना पड़ेगा। लेकिन बचपन से कैसी थी वो, चंट चालक, और राजा महाराजाओं की आदत क्या थी, बहु विवाह की। तो इन्होंने सोचा मैं क्यों, दूसरे क्यों। तो उन्होंने ऐसा कुछ जो भी किया हो कि राजा की जो छोटी वाली पत्नी थी उसको सती होना पड़ा। और ये रानी कश्मीर की एक छोटा पुत्र था, उस पुत्र की संरक्षिका बनकर ये शासन करने लगी। बड़ी क्रूर रानी बोला जाता है इसे, चुड़ैल रानी भी बताया मैंने, ऐसा भी बोला जाता है। ये बोला जाता है कि इनके 3 पौत्र थे, बाद में अपने शासन को स्थापित करने के लिए अपने पौत्रों की भी हत्या कर दी इसने। वो चाहती ही नहीं थी कि भाई मैं संरक्षिका हूं, कोई भी जवान होगा, बड़ा होगा और वो शासक बन जाएगा और मुझे अपदस्थ कर देगा। तो उसने ऐसा किसी को बढ़ने नहीं दिया और अकेले ने लगभग 50 वर्ष तक वहां पर शासन किया। ऐसा नहीं कि इसकी कमियां ही कमियां है, खूबियां भी बहुत थी। शेरशाह सूरी जैसा उसका वर्चस्व था, शेरशाह सूरी जैसा, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था में एकदम वो निपुण थी, तभी तो 50 वर्ष तक उसने शासन किया। लेकिन ईश्वर की दी हुई उम्र तो निश्चित है, ऐसा तो है नहीं कि उस उम्र को कोई बढ़ा सकता है। और बुढ़ापे में फिर अपनों की याद आती है। देखा तो बच्चे तो हैं, अब क्या किया जाए। तो अपनों के अपने देखे जाए तो भतीजे दिखे, फिर उसे भतीजे किसको बोलते हैं बच्चे, भाई के बेटे को। लेकिन यदि भाई है, किसी लेडीज का भाई है, तो उस वंश का होगा क्या, नहीं होगा। वो कौन से वंश का होगा, दूसरे वंश का होगा। और दूसरे वंश का होगा तो मतलब यहाँ सत्ता परिवर्तन होगा। बात क्लियर होगी यहाँ पर। और यहीं से किस वंश की शुरुआत होगी, लोहार वंश की शुरुआत होगी, क्योंकि वो लोहार वंश की राजकुमारी थी। तो सत्ता कहां पहुंच जाएगी, लोहार वंश के पास। लिखेंगे दिद्दा, ये जो कहानी सुनी आपने लिखा नहीं होगा, लेकिन लिखेंगे। क्षेमेंद्र गुप्त 950 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, उसका विवाह लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा से हुआ, जिसे कश्मीर के इतिहास में रानी दिद्दा के नाम से जाना जाता है। क्षेमेंद्र गुप्त की मृत्यु के पश्चात इसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, 50 वर्षों तक शासन किया। वह एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। रानी दिद्दा की गणना कश्मीर एवं भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध महिला, अब इसमें क्या लिखेंगे, शासकों में या शासिकाओं में करेंगे, कौन सा शब्द है। जब महिला लिख दिया तो फिर शासिका लिखने की जरूरत क्या है। महिला शासकों में की जाती है, महिला शासकों में की जाती है।
क्लियर एकदम? रानी दित्ता। भतीजे संग्राम शाह द्वारा 1003 ईस्वी में लोहार वंश की स्थापना की गई। लोहार वंश की स्थापना की गई। तो पहुंच गए हम लोहार वंश के पास। कौन कौन से शासक पढ़े हमने इसमें? अवंती वर्मन, शंकर वर्मन, गोपाल वर्मन। गोपाल वर्मन के समय में कौन? शंकर वर्मन, यशस्कर, क्षेमेंद्र गुप्त, और क्षेमेंद्र गुप्त के बाद में क्या पढ़ा अपन ने? रानी दित्ता। रानी दित्ता। हमने शंकर वर्मन के बाद में एक अल्पकाल में शासनकाल गोपाल वर्मन का भी मिलता है, शायद मैंने उसमें लिखाया नहीं हो। और गोपाल वर्मन को ही अपदस्थ करके यशस्कर जो है वो वहां का शासक बना, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है। अब हम महत्वपूर्ण शासकों की बात करेंगे। लोहार वंश। लोहार वंश। लोहार वंश महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि रानी दित्ता इस वंश के राजकुमारी थी, और दूसरा महत्वपूर्ण इसलिए कि इस वंश का एक शासक था हर्ष। हर्ष हमने बहुत पहले से पढ़ा है कश्मीर का इतिहास। किसने लिखा है? कल्हण ने। और बुक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। तो कल्हण किसके दरबार में रहता था? अब इतने सारे शासक पढ़े अपन ने, सम्राट अशोक का भी उल्लेख किया है उसने। गुड। ये हर्ष और जयसिंह के दरबार। हर्ष के समय में वो उसने होश संभाला था, और बहुत अधिक समय अंतिम शासक जयसिंह के दरबार में था, और उसने पूरा कश्मीर का इतिहास लिखा। कुछ उसने देखा और बाकी जो उसने लोगों से सुना था उसके आधार पर, या उस समय का उसने लिटरेचर रिव्यू किया होगा। उस समय जो साहित्य उपलब्ध था अलग अलग, जैसे गुप्त साम्राज्य का अलग, मौर्य का अलग, हर्ष का अलग, उसने सबको पढ़ा, और कश्मीर से संबंधित जो जो बातें थी उन सबको एक बुक में उसने लिख दिया। तो क्या बन गया? कश्मीर का इतिहास। ठीक। तो हम बात करते हैं लोहार वंश, और लोहार वंश की स्थापना की है संग्राम शाह। संग्राम शाह 1003 ईस्वी में, क्योंकि 950 ईस्वी में क्षेमेंद्र गुप्त शासक बना। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, रानी दित्ता बनी, और उसने लगभग 50 वर्ष शासन किया, और उसके बाद में भतीजे ने बागडोर संभाली, और भतीजा कौन था? संग्राम शाह। तो इसका शासनकाल है 1003 से 1028 ईस्वी तक। संग्राम शाह। दो तीन बातें लिखेंगे, कोई महत्वपूर्ण योगदान तो है नहीं इसमें। पत्नी का नाम सूर्यमती। सूर्यमती। मती यानी क्या होता है? मती यानी बुद्धि। मती यानी क्या होता है? बुद्धि। नाम में सूर्यमती है, मतलब बड़ी बुद्धिमान थी। और रानी दित्ता जब शासन कर रही थी तब संग्राम शाह को यही उंगली दिखाती थी कि देखो हमें ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, क्योंकि और भी तो भतीजे हैं, नंबर हमारा ही लगना चाहिए। तो पत्नी समझदार होना बहुत जरूरी है। समझ गए आप? तीनों को समझा रहा हूं मैं, नहीं तो फिर पछताओगे। तो बहुत ही बुद्धिमान थी। अपने मंत्री तुंग को भटिंडा के शाही
शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा था, लड़ने के लिए भेजा था। इसके बाद हम बात करेंगे अनंतराज, दूसरा शासक अनंत राज। अनंत राज और इनके दरबार में रहते थे क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र और क्षेमेंद्र की बुक है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे हर्ष। हर्ष कोई उल्लेख नहीं है उसका, बड़ा शासनकाल कुछ है नहीं, तो हर्ष की बात करेंगे। हर्ष ने लगभग 1125 ईस्वी तक शासन किया है। 1125 ईस्वी तक, ऐसा बोला जाता है। 1108 से 1125 ईस्वी तक शासन, और उसके बीच में छोटे मोटे शासक यहाँ पर शासन करते रहे। हर्ष सद्गुणों एवं दुर्गुणों का विचित्र सम्मिश्रण कल्हन का रचयिता, राजतरंगिणी का रचयिता कल्हन, इसका आश्रित कवि था। आश्रित कवि था। वह सामाजिक सुधारों तथा इसके विषय में लिखने के लिए आता है, लेकिन कश्मीर का नीरो क्यों कहते हैं, ये सारी बातें तो अपने को प्रूफ देना पड़ेगा। सामाजिक सुधारों एवं फैशन की नवीन मापदंडों का संस्थापक था। फिजूल खर्ची तथा आंतरिक विद्रोहों के कारण जब उसका खजाना खाली हो गया, तब उसने अत्यधिक कर लगाए। अत्यधिक कर लगाए, मंदिरों को लूटा, मठों को लूटा, मठों को लूटा, कल्हन के अनुसार हर्ष अत्यधिक क्रूर एवं अत्याचारी था। तुशास्व की संज्ञा दी है इसे। तुशास्व या क्या बोलते हैं इसे, कश्मीर का नीरो। कश्मीर का नीरो
तुषांश का अर्थ होता है मुस्लिम आक्रांता। मुस्लिम आक्रांता, जो मुस्लिम आक्रमणकारी होते थे वो काय को लूटते थे? मंदिरों को, मठों को लूटते थे। तो वैसे इसने भी क्या किया? मंदिरों और मठों को लूटना शुरू किया। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का मुस्लिम आक्रमणकारी। जैसे महमूद गजनवी आता है 1001 से 1027 ईस्वी तक मंदिरों को लूटता था, मठों को लूटता था, राजा महाराजाओं को लूटता था। तो ऐसे ये भी लूटता था, इसलिए इसको क्या बोला? तुषार। ये अत्यधिक क्रूर था, अत्याचारी था, जनता पर बहुत अधिक कर लगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। इसके बाद में और राजा बनेंगे। एक उच्छल, लिखोगे उच्छल, दूसरा सुच्छल। ये भी शासक बने, लेकिन कोई महत्वपूर्ण नहीं, इनका नाम पर मिलता है उच्छल और सुच्छल। और अंतिम शासक है जयसिंह। जयसिंह, और इसका शासनकाल है 1128 से 1155 ईस्वी तक। 1128 से 1155 ईस्वी तक। कलहन की राजतरंगिणी का विवरण। कलहन की राजतरंगिणी का विवरण जयसिंह के शासन के साथ ही समाप्त हो जाता है। अब देखो हर्ष को थोड़ा सा और समझते हैं। हर्ष, हर्ष का शासनकाल यहां ठीक करेंगे थोड़ा सा इसे। ये इसके उत्तराधिकारियों का इधर उधर का शासन है। 1101 ईस्वी में मारा गया। 1101 लगभग 1058 ईस्वी से 1101। वो बीच में क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि स्थायी शासन रहा नहीं है यहाँ पर किसी भी एक शासन का। तो ये बोला गया है कि इसके शासनकाल में बहुत अधिक विद्रोह हुए। क्रूर शासक था, अत्याचारी शासक था, तो बहुत अधिक विद्रोह हुए। और इसके समय में दो भाई थे, एक उच्छल और दूसरा सुच्छल। ये दो भाई थे, कुल मिला के इसके सेनापति थे। और इन्होंने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह में एक तो इनका जो पुत्र था भोज, ये भी मारा गया, और दूसरा स्वयं भी मारा गया। स्वयं भी मारा गया। और इसके बाद में उसके जो दो मंत्री थे उच्छल सुच्छल, उन्होंने कुछ समय तक शासन किया। और अंतिम शासक कौन है? जयसिंह। और राजतरंगिणी में भी यदि उत्पल वंश, लोहार वंश के किसी अंतिम शासक का नाम मिलता है तो वो कौन है? जयसिंह। हो सकता है उस समय कल्याण की मृत्यु हो गई हो और उसके बाद में उसने इस वंश के किसी शासक का नाम लिखा ही नहीं हो, लेकिन कश्मीर के इतिहास में इतना ही नाम मिलता है। इसके बाद में मुस्लिम आक्रांताओं का धीरे धीरे उसके ऊपर अधिकार हो जाएगा और स्थायी कोई शासक अब उसमें कोई राजवंश वहां पर नहीं बचेगा। ठीक, और फिर बाद में जो भी पढ़ेंगे तो हम उसे मध्यकाल के अंतर्गत पढ़ेंगे, मुस्लिम आक्रांताओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो तीन महत्वपूर्ण वंशों को हमने पढ़ा। पहला कार्केट वंश, दूसरा उत्पल वंश और तीसरा लोहार वंश। ये समय के अनुसार मिलाने के लिए भी आ जाता है, क्रम से जमाने के लिए भी आ जाता है कि पहले किस वंश ने शासन किया, उसके बाद कौन से वंश ने शासन किया। थोड़ा सा दो तीन लाइन में हम राजतरंगिणी को पढ़ते हैं। राजतरंगिणी, तो कलहन की राजतरंगिणी।
जिसका अर्थ होता है राजाओं की नदी। तरंगिनी यानी नदी, और राज यानी राजा, राजाओं की नदी। रचना काल जो है लगभग 1147 से 1149 ईस्वी के बीच। 1147 से 1149 ईस्वी के बीच। महाभारत शैली में रचना हुई है इसमें। जैसे महाभारत में पर्व है तो वैसे इसमें भी अलग अलग पर्व है। तो महाभारत शैली में रचना हुई है। 8 तरंग और 8000 श्लोक। 8 तरंग है इसके, या 8 पर्व जिसे बोलते हैं, लेकिन महाभारत में पर्व बोला जाता है और इसमें तरंग। तो 8 तरंग है और 8000 श्लोक। 8000 श्लोक। 3 तरंग, पहला, दूसरा और तीसरा, ये काय से संबंधित है, ये क्वेश्चन बनता है। तो 3 तरंग जो है, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी, कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी, चौथा, पांचवा व छठवा तरंग, 4, 5 व 6, ये जो 3 तरंग है कारकेट व उत्पल वंश से संबंधित, कारकेट व उत्पल वंश से संबंधित। 7वां व 8वां जो तरंग है वो लोहार वंश से संबंधित। राजतरंगिनी के अनुसार पांडवों के छोटे भाई, सबसे छोटा कौन था? पांडवों में सबसे छोटा कौन था? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। किस नकुल सबसे छोटे थे? सहदेव। ठीक है। पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव वो उसके वंशज या शासन करते थे। यहां से शुरुआत हुई है शासकों की, ठीक, सहदेव से। और अंतिम शासक कौन? जयसिंह। और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो किया है उसका नाम भी लिखेंगे, ऑरेन स्टीन। ऑरेन स्टीन गोविंद कौल के सहयोग से, गोविंद कौल के सहयोग से ऑरेन स्टीन ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।